हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सबसे पहले यूबीएस ने क्रेडिट स्विस को खरीदने का प्रस्ताव दिया है और ये डील जो है लगभग जो है तय है। और इसी के साथ क्रेडिट स्विस का शेयर 50% टूट गया है। क्रेडिट स्विस का जो शेयर है वो 50% टूटने का कारण मुख्यतः ये है कि जो इक्विटी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कंपनसेट तो किया जाएगा बट नॉमिनल ही। और इसके साथ जो 81 बॉन्ड होल्डर्स हैं यानी कि जिन्होंने उधारी का पैसा दिया हुआ था अनसिक्योर्ड लोन क्रेडिट स्विस में, वो तबाह हो गया है। और ये वास्तव में इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बुरी खबर होती है, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी अदर देन इक्विटी या बॉन्ड्स में अनसिक्योर्ड लोन्स में पैसा लगाते हैं तो वहाँ पर इस तरीके का पैसा तबाह होना एक अच्छी बात नहीं मानी जाती। येस बैंक के अंदर भी सिमिलरली आरबीआई ने इसी तरीके के एक्शन लिए थे और 81 के जो 81 बॉन्ड होल्डर्स हैं उनका पैसा तबाह हो गया। तो सीधी सी बात ये है, हालांकि अभी 81 का जो येस बैंक वाला मामला है उसमें अभी भी केस जो है चल रहा है, हालांकि अभी तक उनको कोई रिलीफ नहीं मिली है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो सेम तरीके से जो स्विस बैंक का जो हाल हुआ है वो भी सेम है और अल्टीमेटली जो इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट है वो वीक हुआ है। हालांकि डाउ जोन्स ने एक रिलीफ रैली दी है और वास्तव में जो यूएस के बड़े बैंक्स हैं आज वो तेजी के साथ काम कर रहे हैं। बाजार का सेंटीमेंट वीक है ये तो पक्का है, लेकिन आज एक रिलीफ जो है डाउ जोन्स की तरफ से देखने के लिए मिला। अब हम बात करें कि हमने कल क्या चर्चा की थी, तो हमारी चर्चा थी सेल ऑन राइज और आज बाजार खुलते के साथ धड़ाम, जहां खुले वही बाजार का आज हाई था। निफ्टी का हाई अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो 17,066.6 यानी कि 17,066.60 यहाँ पर बाजार खुला और यही आज बाजार का हाई था। बाजार खुलते के साथ धड़ाम, हालांकि शाम के समय पर एक अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिली और ये भी आज की रिकवरी भी बैंकिंग स्टॉक से ही आई। जहां पर इंटरनेशनली बैंक सारे वीक है वहाँ हमारे बैंक उतने वीक नहीं है जितना इंटरनेशनल मूड माहौल ख़राब है। तो हमारे बैंकों में अभी भी एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है निचले लेवल से, और ये जो आज स्ट्रेंथ आई है निफ्टी के अंदर भी वो भी सब बैंकिंग स्टॉक्स की दम से ही आई है। 16,800 की एक अहम लेवल है, उसके आसपास जैसे ही निफ्टी गया वहाँ से बाउंस करता हुआ नजर आया। मुझे अभी भी लगता है जिस तरीके के डेटा पॉइंट्स हैं या ऑप्शन चेन के डेटा है 16,000 जब तक होल्ड हो रहा है तब तक चिंता की कोई ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन अगर 16,800 ब्रीच होगा तो आप अगले 3-4-5 दिनों में 300 से 400 पॉइंट का फॉल देखेंगे, क्योंकि मेजर निफ्टी के अंदर जो स्टॉप लॉस लगे हुए हैं वो 16,800 से लेके 16,750 के बीच में। और अगर ये लेवल्स ब्रीच होते हैं और 16,800 के नीचे अगर आपको बाजार कभी भी बंद होता हुआ नजर आए तो आप ये मान के चलिएगा कि अगले 1 या 2 दिन में जब भी 16,800 के नीचे बाजार जाएगा तो 200 से 250 पॉइंट से लेके 400 पॉइंट तक, मैं मानता हूँ 200 से 250 भी काफ़ी होता है, तो एक फॉलो आपको और देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहीं पर अभी बुल्स जो है पोजीशंस को होल्ड किए हुए हैं। अगर चार्ट को देखने की कोशिश करें तो ये जो लेवल्स है जो 16,800 के ऊपर आता है ये एक अच्छा खासा जो है कंसोलिडेशन कर रहा है, तो एक रिलीफ रैली की भी हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। बड़ा बाजार के इस मूड माहौल के अंदर जिस तरीके से इतनी वोलेटाइल इन्फॉर्मेशन हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। बस तरीका यही है कि आप बाजार के अंदर मूड माहौल को देख के, प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर देखिएगा जिस तरीके से आज पोजीशंस बनी है, बुल्स ने अपनी ताकत दिखाई और बियर्स बहुत जल्दबाजी में नहीं है बेचने के लिए। मैं जो हमेशा से आपको कह रहा हूँ कि इस बार का जो सेलर है वो बहुत ही स्मार्ट है, वो कहता है पहले मैं बाजार को गिराऊंगा फिर ऊपर ले आइए फिर गिराऊंगा। तो चांसेस हैं कि 17,200 के आसपास तक आपको बाजार जाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जो ओपन इंटरेस्ट के भी डेटा अगर हम देखें तो 17,100-200 पर अच्छी कॉल राइटिंग है। और ये जो कॉल राइटिंग है ये बताती है कि जो 17,200 के आसपास का जो दायरा है वहाँ पर एग्रेसिवली जो है कॉल राइटर्स हैं। नीचे की तरफ देखें तो 16,800 अभी भी एक अहम लेवल है और 16,800 जब तक ब्रीच नहीं होता है मुझे लगता है कि एक जो है नीचे से ऊपर की तरफ खेलने की कोशिश जो है बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं। 17,200 17,300 एक दायरा है जहां पर हमें लगता है कि दोबारा से अनवेंडिंग होगी और दोबारा से सेलिंग शुरू हो सकती है। तो अभी बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग वाला माहौल है। जो लोग शुक्रवार को और आज के दिन में जिन्होंने ट्रेड किए होंगे दोनों साइड के मौके मिल रहे हैं। कोई भी बहुत सीधा सीधा डायरेक्शनल मूव अभी हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं। दोनों साइड के मूव अभी इंट्राडे में हमें अभी भी लग रहे हैं। और अगर बाजार सुबह मान लीजिएगा डाउ जोन्स को देख के, आज डाउ जोन्स अभी 1% तेजी में है और डाउ जोन्स मान लेते हैं यहीं पे क्लोज हो जाता है
तो हो सकता है कि हमारे बाजार 17,100, 17,150, 17,200 की तरफ बढ़े और थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग से लोगों को डराने की कोशिश करे, उस केस में 17,300 भी चला जाए। बट मैं आश्वस्त हूँ कि 17,300 जब तक नहीं टूट रहा, 17,300 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं हो रही, मंदड़ी ये दोबारा से हावी हो जाएंगे। और वो भी यही चाह रहे हैं कि तुम बाजार को ऊपर ले आओ, फिर ठोकते हैं दोबारा से। और नीचे माल नहीं बेच रहे हैं, आप ये देखिएगा, नीचे माल नहीं बेच रहे हैं, और माल जो बेच रहे हैं वो बिल्कुल आराम से बेच रहे हैं और कोई जल्दबाजी में नहीं है। तो देखिएगा हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी तेज़ी हुई थी, और पिछले अगर 1.5-2 साल में तो बुल्स ने बहुत बार बियर्स को परेशान किया। तो बियर सब कह रहा भाई मैं जल्दबाजी में नहीं, तुम ले आओ माल, खरीदो, बाजार ऊपर लाओ, और तुम तो वैसी तेजी करने वाले लोग हो, मैं तो भी माल बेचूंगा। एफआईआईज के डेटा यही कह रहे हैं। एफआईआईज अगर देखें तो सीधा कैश में माल बेच रहे हैं, लेकिन वो डिप पे माल नहीं बेच रहे हैं। आज भी अब अगर आप सेलिंग देखें तो जो सेलिंग की फिगर्स है, जो डिलीवरी परसेंटेज है स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स में, वो 40% के नीचे है। और एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर्स जो जनरली 55 से 60% की डिलीवरी वॉल्यूम होता था, आईसीआईसीआई बैंक में 50% से ऊपर का डिलीवरी वॉल्यूम होता था, वो नहीं है। इट मीन्स जो मूव्स हैं वो सब ट्रेडिंग मूव्स हैं। तो अभी भी जो मूव्स आपको देखने के लिए मिलेंगे वो ट्रेडर्स के एंगल्स के मूव होंगे। तो जो भी राइज होगा वो कोई फंडामेंटल बेसिस पर हमें नहीं लग रहा है। राइज हो सकता है, और मैं इस बात से मना नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा जो सेलर है वो जल्दी से माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो 16,800 से अब देखिएगा 17,100, 17,200 की तरफ बाजार बढ़ सकता है, और इवन 17,300 तक भी। बट वो सब सेल ऑन राइज मार्केट है, डिप पे माल बेचने वाला फंस रहा है, ये बात तो पक्का। हमने सोमवार को भी देखा, यानी कि आज और शुक्रवार को भी देखा। तो डिप पे अपनी भैया पोजीशंस कवर कर रहे हैं बड़े प्लेयर, स्मार्ट प्लेयर, शॉर्ट अपना काट लेते हैं, फिर दोबारा से तेजी होती है, दोबारा से फिर मंदी बनाते हैं, फिर दोबारा से सौदे काट रहे हैं। एचयूएल, आईटीसी, नेस्ले और बीपीसीएल जैसे शेयर्स तेजी हैं। और देखिएगा बीपीसीएल ने 330 की एक अहम रेजिस्टेंस को तोड़ के 3-4 दिन से काम कर रहा है, और वो सब क्रूड ऑयल के प्राइसेस की वजह से। एचयूएल, आईटीसी, नेस्ले जो है अगर तीनों देखें तो डिफेंसिव शेयर्स हैं, और कोटक महिंद्रा बैंक भी जो है स्ट्रेंथ दिखा रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक भी अगर बैंकिंग स्टॉक्स में आगे रिलीफ नहीं आया तो हो सकता है 1720, 1730 जाने के बाद दोबारा से कोटक महिंद्रा बैंक में भी सेलिंग हो जाए। और इवन कल आपको अगर 1710, 1720 के आसपास मिलता है, तो मैं ट्रेडर के एंगल से बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर्स के एंगल से नहीं। इन्वेस्टर के लिए तो प्राइस ओके है, लेकिन ट्रेडर्स क्या है कि यहाँ पर दोबारा से एक्टिव हो सकते हैं। बजाज फाइनेंस ने देखिएगा अब दोबारा से वीकनेस दिखाई है। तो और जब इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही थी तो बजाज फाइनेंस गिरा, फिर बजाज फाइनेंस ने संभला। यहाँ पर बजाज फाइनेंस में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बोटम फिशिंग नजर आए। अदानी इंटरप्राइजेस भी आज कमजोर था, और रिलायंस सभी स्ट्रेंथ खो चुका है। तो रिलायंस को अगर आप टेक्निकली देखें तो बहुत वीक है, और बहुत मजबूत हाथ जो है रिलायंस को ओन करते थे, और रिलायंस इंडेक्स मैनेजमेंट के भी काम आता था। और यही रीज़न है कि हमें लगता है कि बुल्स जो है रिलायंस में ट्रैप हो गए, और रिलायंस के लिए नई कैपिटल चाहिए। और रिलायंस को जिस तरीके से दबाया हुआ है, क्योंकि हैवी वेट जो शेयर्स हैं अगर वो दबे हुए हैं, तो देखिएगा बुल्स के लिए इतनी राह आसान नहीं है। बट एक टेक्निकल बाउंस बैक हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, इवन रिलायंस में भी एक टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रोडर मार्केट में एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी नेगेटिव है। गिरने वाले शेयर्स एक के सामने 3 खड़े हुए हैं, तो 3 गिरने वालों के सामने 1 तेजी वाला, तो आप समझ सकते हैं खाली डिफेंसिव शेयर्स के अंदर ही आपको बाइंग देखने के लिए मिल रही है। और कुछ हद तक जो है आप फार्मा में देखिएगा, डिवीज लेवी, सन फार्मा। बट मुझे सन फार्मा का मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ 2900 रुपये के आसपास आए, तो दोबारा से इसमें मंदी की पोजीशन बनाने की हम कोशिश करेंगे। 2880, 2870 के आसपास अगर डिवीज लेब हमें मिलेगा तो हम दोबारा से इसमें मंदी की पोजीशन बनाएंगे। बेशक जो है ये जो शेयर है वो डिफेंसिव शेयर है, क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं उसके हिसाब से मुझे अभी भी ओवर वैल्यूड लगता है। और टेक्निकल ग्राउंड्स पर ये इसलिए होल्ड कर रहा है क्योंकि अब देखिएगा बाकी जब गिर रहे हैं तो कुछ नहीं तो बचा नहीं है। तो मुझे लगता है कि डिवीज लैब अगर 2900 रुपये के आसपास आता है तो दोबारा से 3000 या 3100 की कॉल बेचने का जो है हम डिसीजंस ले सकते हैं। बट मैं आपको ये कहूँगा कोई भी अपना ट्रेडर ले तो फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही ले। बजाज फिनसर, अच्छा जी भाई साहब, मैं पुट खरीदने की नहीं सलाह दे रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं पुट का खरीदार, मगर मुझे मंदी भी करनी हो मैं पुट नहीं खरीदूंगा। पुट खरीदता मैं केवल तभी हूँ जब मुझे श्योर शॉर्ट हो ना 120%, 100% नहीं 120% श्योर होगी ना बाजार बिल्कुल गिरेगा और विदाउट टाइम गैप के साथ गिरेगा, तभी हम खरीदते हैं। अदरवाइज हम पुट में कोई खरीदने में कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते या हेजिंग के लिए पुट खरीदते हैं। बजाज फिनसर, अदानी एंटरप्राइजेस, बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, विप्रो, टाटा स्टील, ये जो शेयर्स हैं इनमें आज कमजोरी थी। निफ्टी बैंक 39361, देखिएगा 38,800 के पास सपोर्ट है लेकिन वहाँ तक गया ही नहीं, 38,900 से ही बाउंस कर गया। और ये जो स्विंग लो लगे थे पिछले हफ्ते वो 38,600 के, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। तो ध्यान रखिएगा जब तक
ये बाजार 38,300, 38,600, 38,500, ये पूरी 700-800 पॉइंट। और मैं तो ये कहूँगा अब जितना भी नीचे बैंक निफ्टी है 38,800 के नीचे, अगर आप बिल्कुल 1500 पॉइंट नीचे भी जाएंगे ना, हर 100, 150 पॉइंट पर आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स मिलेंगी। ये बात ध्यान रखिएगा। तो बैंक निफ्टी का सीधा फ्री फ्लो में गिरना थोड़ा सा मुश्किल लगता है हमें, और अगर किसी दिन गिर भी जाएगा तो अगले दिन पलट के आएगा, इसके भी चांसेस हमें लग रहे हैं। और सेम चीज़ है यहाँ पर, तो हम एक एंटिसिपेट कर सकते हैं कि यहाँ पे भी जिस तरीके की 2 ग्रीन कैंडल बनी थी, आज भी नीचे से पुल बैक हुआ। और सिमिलर देखिएगा, मंदी जब नीचे आ जाए, बाजार बहुत नीचे आ जाए, और फिर देखिएगा आप मंदी करने की कोशिश करो, लेट हो आप, तो आप ये समझिएगा कि अभी भी मेरे को लगता है कि 38,800 एक बेस है, यानी कि 39,000 से लेकर 38,800 एक बाइंग जोन है। और इसी तरीके से 39,800 से लेके 40,000 तक एक सेलिंग जोन है। और मैं अभी भी ट्रेड इसी रेंज में, मुझे लगता है कि जैसे 39,700, 800 जिसका जितनी श्रद्धा, मतलब 39,600 से भी कोई 700 से भी सेलिंग कर सकता है, थोड़ी दूर से कॉल बेच सकता है। बट मुझे लगता है कि 39,800 से 40,000 एक रेंज है जहां पर सेलिंग करनी चाहिए। नीचे 38,800 से लेकर 39,000 एक बाइंग रेंज है। भैया रेंज वाले ट्रेड्स हैं, अभी ऊपरी लेवल पर सेल हो रहा है, नीचे के लेवल पर बाइंग हो रही है। यही हमें भी एंटिसिपेट हो रहा है कि इसी तरीके से बाजार चलेगा। दोनों पार्टियां अभी जो है मजबूत है, और बियर्स थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत है, लेकिन वो माल नीचे बेचने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा भाई बाजार को ऊपर लाओ, मैं ऊपर ही माल बेचूंगा, क्योंकि मैं वो गलती नहीं करूंगा कि मैं एग्रेसिवली नीचे बेच दूँ और फिर बुल्स बाजार को खींच ले जाए। नहीं, तो FIIs देखिएगा लगातार सेलर है, लेकिन अगर आप उनकी सेलिंग पैटर्न को देखेंगे, सुबह एक बार बाजार को डिप देते हैं, वीकनेस बनाते हैं, फिर आराम से धीरे धीरे बैठे रहते हैं, बाजार ऊपर आता है, शाम को फिर बेच के चले जाते हैं। तो हालांकि डेटा बहुत खतरनाक है आज का FIIs का अगर हम देखें तो। और आज HDFC बैंक जो स्ट्रेंथ दिखा रहा था, आज वो स्लिप हो गया। SBI लगातार कमजोर है। और ये देखिएगा एक सेंटिमेंटल एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंटरनेशनल बैंकों से क्या चीज़ हो रही है मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ पर जितने भी टीवी में बैठने वाले एनालिसिस्ट हैं, वो हर कोई कहता है फाइनेंशियल्स लीजिए, बैंकिंग लीजिए, इंडिया में बैंक कम है, बैंकिंग में पेनिट्रेशन होगा, इंश्योरेंस लीजिए, इंश्योरेंस में पेनिट्रेशन कम है, इंश्योरेंस कंपनियां भाई साहब बहुत बढ़िया कर सकती हैं, म्यूचुअल फंड्स कंपनीज लीजिए, इनमें पेनिट्रेशन नहीं है, बहुत अच्छा कर सकती हैं। आप फाइनेंशियल सर्विसेज के दूसरे सेक्टर्स लीजिए, NBFC लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पेनिट्रेशन नहीं है फाइनेंस का। अगर आप US में देखेंगे तो हजारों की संख्या में बैंक है, हमारे यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भी नहीं है, और अब तो कंसोलिडेशन हो गया है। तो कुल मिलाकर ये जो चर्चा हमेशा रहती है, बट एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर बैंकिंग के जो वैल्यूशंस हैं वो वर्ल्ड वाइड अगर आप कंपेयर करोगे तो सबसे महंगे मिलेंगे आपको। आप कहोगे कि सर हमारी एसेट्स क्वालिटी भी अच्छी है, सब चीज़ें। देखिएगा जब कोई बैंक तबाह होता है ना, सब कुछ नहीं पता चलता। येस बैंक था भाई, येस बैंक ने वेल्थ थोड़ी ना क्रिएट की, लोगों की वेल्थ डिस्ट्रॉय तो की है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जहाँ पर लूप होल्स होते हैं वहाँ पर नहीं भी होते हैं लूप होल्स, तो अपने आप निकाल लेते हैं बड़े प्लेयर्स। तो जिसने मैनिपुलेशन करनी है वो करेगा। और इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो बैंकिंग का धंधा है ना, इस धंधे में जो है मैं यही कहूँगा कि जो पुराने जो रिटायर्ड है बैंकिंग के जो प्रोफेशनल्स, उनसे बात करिए, वो आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो बैंकिंग को जो वैल्यूशंस मिलती है, देखिएगा बैंकों में जो रिस्क है ना, उसके सामने जो वैल्यूशन है ना वो महंगी है। हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया का बैंकिंग बिजनेस मॉडल खराब है, नहीं, बहुत बढ़िया है। लेकिन बात क्या है कि जो वैल्यूशंस मिल रही है ना, अब जैसे 81 बॉन्ड्स हैं, मान लीजिए इनके अंदर भी है, कहीं पर डिफॉल्ट होगा, कहीं पर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, फिर तबाह हो। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स के एंगल से देखो, इक्विटी शेयरहोल्डर्स के हाथ में क्या लगेगा। आज तक देखिएगा येस बैंक के शेयर होल्डर जूझ रहे हैं, हालांकि वो रोज शेयर्स का भाव देख के खुश हो जाते हैं कि 18 से 20 हो गया, 15 से 18 हो गया, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और सबसे खास बात यह है कि येस बैंक का जो इन्वेस्टर है ना, बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है कि भाई जो है येस बैंक एक ना एक दिन 3,000 का होएगा। तो भाई देखिएगा, ऑप्टिमिस्टिक रहना तो कोई ख़राब नहीं है। पुराने 1,000 रुपये के भाव आएंगे येस बैंक में, हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। देखिए शेयर बाजार में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक होना जो है, रीजनेबली ऑप्टिमिस्टिक होना ठीक है। मैंने भी एक बार जो है मजाक में एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा भाई इस तरीके से तो लोग बोल रहे हैं चार्ट में, तो वो कटाक्ष था, तो लोगों ने उसको समझा कि नहीं, ये तो सर सच में बता रहे हैं कि इसका 677 रुपये का भाव होगा। तो मुझे याद है वो वीडियो मैंने आज से 1.5-2 साल पहले की थी। तो रीज़न ये है कि आप एक रीजनेबल लेवल तक ही तो सोच पाएंगे। तो बैंकों में, हमारे बैंकों में क्या है कि हमारे बैंक के, अब देखिएगा काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हमारे बैंकों ने,
तो जो वैल्यूएशंस है ना, वो वैल्यूएशंस नीचे आ सकती है। मान लीजिएगा हमारा शेयर कोई 24 के पी पे चल रहा है, ये हो सकता है क्योंकि ये जो पूरा सेंटीमेंट है, हमारे जो शेयर्स हैं वो लॉन्ग टर्म थोड़े से नीचे की पी रेशियो पे ट्रेड होने शुरू हो जाए। मुझे याद है कि कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर 50-55 के पी रेशियो पे ट्रेड होता था, आज से अगर 5-6 साल पहले आप जाके देखोगे। अब वही शेयर्स जो 24 के 25 के आसपास की पी रेशियो पे, 30 की पी रेशियो पे ट्रेड हो रहा है। HDFC बैंक का जो शेयर है वो 30-31 की पी रेशियो पे हमने ट्रेड होता है वो देखा है, जो भी 17-18 पे हो रहा है। तो ये हो सकता है कि जो पेनिट्रेशन के जो चांसेस हैं वो जब कम होंगे तो इनका पी डी रेटिंग हो सकती है। मैं उस बात को जो है नज़रअंदाज नहीं करूंगा। हालांकि अब जो है हमारे बैंक्स जो आज से 4-5 साल पहले जो पी वैल्यूएशंस मिलती थी उतनी तो नहीं मिलती, वहाँ से डी रेटिंग हो चुकी है। बट ये भी हो सकता है कि अभी डी रेटिंग की गुंजाइश और भी हो, क्योंकि जिस तरीके से बैंकों के साथ जो रिस्क एसोसिएट है वो शायद हमारा जो इन्वेस्टर है वो उसको नहीं जो है कंसिडर करता कि भाई इतना रिस्क हो सकता है बैंकों में। तो इंटरनेशनली जो बैंकों के शेयर्स गिर रहे हैं उसमें रीज़न यही है। वो ऐसा नहीं कि वो बैंक सब खराब हो गए, तबाह हो गए, लेकिन जो बैंकों के सामने रिस्क होते हैं नॉर्मल केस के अंदर, उसकी वजह से उन बैंकों के अंदर डी रेटिंग हो रही है। और हालांकि इंडियन जो बैंकिंग सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और हमारे जो गवर्नर साहब हैं, RBI की जो गाइडलाइंस है वो भी काफ़ी प्रूडेंस है, लेकिन फिर भी कुछ लूपहोल्स होते हैं। जैसे मान लीजिएगा हम भी जो M2M है, जो HTM इन्वेस्टमेंट्स हैं, हेल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट, उसमें केवल 75% ही हम मार्क टू मार्केट करते हैं, यानी कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसका प्रॉफिट लॉस लेते हैं। 25% अभी भी नहीं लेते हम। तो आप वो 25% कितना बड़ा हो सकता है वो भी एक सोचने वाली बात है, और वो कभी भी एडवर्स हो सकता है। लेकिन उसका जो, हम ये नहीं कह रहे कि है, लेकिन उसकी वजह से जो पी रेशो बैंकों की होनी चाहिए वो हम कंसिडर नहीं करते। मैं उस बात पे चर्चा कर रहा था आपके साथ। तो फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक ये थोड़ा सा ठीक ठाक से कर रहे थे। HDFC बैंक हालांकि बाद में फ्लैट ही था। और आज FIIs ने देखिएगा माल बेचा 2545 करोड़ का। DIs ने कहा मैं 2876 करोड़ का खरीदने के लिए तैयार हूँ। इसके साथ साथ अगर हम आज की फिगर्स ऑप्शंस की मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि यहाँ पे नहीं है वो फिगर, तो मैं आपको बताता हूँ वो फिगर क्या आ रही है। तो वो फिगर्स भी सेल की हैं, क्योंकि जो फिगर्स हैं वो सेल की इसलिए हैं कि FIIs सारी जगह आज सेल करते हुए नजर आए। कहाँ सेल की उन्होंने जो सेल की है वो हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर की है। हर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो सेलिंग हुई है, तो यहाँ पे अभी आते हैं उस पर। हाँ जी, सेलिंग हुई है देखिए 1996 करोड़ की, यानी कि 1996 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं। 1996 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं। इसके अलावा स्टॉक ऑप्शंस भी 8420 करोड़ की बेची है। देखिए ये बड़ा एक इंडिकेटर है कि यानी कि जो ऑप्शंस है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जब कर रहे होते हैं FIIs, तो इसका मतलब है कि बड़े मूव्स की उम्मीद नहीं होती। यानी कि मूव बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट के होते हैं, वो दोनों साइड हो सकते हैं, लेकिन मतलब 300-400 ऊपर की तरफ भी, 300-400 नीचे की तरफ भी। और दूसरी बात, निफ्टी के अंदर मूव 100 से 150 पॉइंट के दोनों साइड हो सकते हैं। जनरली ऐसा देखने के लिए मिलता है। उसके बाद इंडेक्स के जो ऑप्शंस हैं वो 8420 करोड़ के बेचे। इसके बाद स्टॉक के जो फ्यूचर्स हैं वो भी बेचे हैं 2220 करोड़ के, यानी कि बहुत एग्रेसिवली सेलिंग की है। लेकिन ये सेलिंग ये नहीं होती है कि आप सोचो कि नए शॉर्ट्स बनाए हैं। ये भी हो सकता है कि जो इन्होंने थोड़ी बहुत तेजी कर रखी है उसको भी काटा हो, ये भी श्योर है। और एक खाली फिगर है यहाँ पे 191 करोड़ की, जो कि बाइंग की फिगर है। तो कुल मिला के FIIs की डेटा भी काफ़ी खतरनाक है। पुट कॉल रेशियो नीचे की तरफ है 0.65, लेकिन बहुत एग्रेसिवली ओवरसोल्ड नहीं है। 0.5 के नीचे जाता तो हम कहते हैं 0.74 न्यूट्रल है ऑप्शन चेन के डेटा, पुट कॉल रेशियो के डेटा। डाउ जोन्स जो है आज 1% के आसपास तेजी कर रहा था अभी जब मैंने रिकॉर्ड स्टार्ट की। और ब्रेंट क्रूड $72 पे आ गए। इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा भी ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के वॉर में थोड़ी सी ठंडक पड़ती हुई या सॉफ्टनेस आने के संकेत जो है इंटरनेशनल, अगर न्यूज़ चैनल्स को आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई हाँ वहाँ से कुछ ऐसी खबरें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो ऑप्शन चेन के डेटा है, तो ऑप्शन चेन के डेटा देखिएगा क्लियर बोल रहे हैं। ये देखिएगा 17,000 के बाद 17,100, 17,200 कॉल राइटिंग एग्रेसिव कॉल राइटिंग 17,200 पे, जो मेरा लेवल भी है कि वहाँ पर अगर बाजार जाएगा तो सेलिंग आ सकती है।
कॉन्ट्रैक्ट है 159, 17,100 पे 118, 119। कुल मिला के तीनों स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बनते हैं 3,70,000, और अगर 17,300 को भी जोड़ दोगे तो 5 लाख के कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर हैं। जबकि नीचे की तरफ अगर आप स्पोर्ट के तरफ देखेंगे तो आपको जो सौदे मिल रहे हैं वो सब 1 लाख से नीचे के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और 850 में अनवाइंडिंग है। थोड़ी बहुत जो कॉल राइटिंग आपको नज़र आ रही है वो आ रही है 16,700 में, 16,900 में, 16,800 में, और जो 17,000 है जो अहम लेवल है जहाँ पर बाजार मतलब टिकना चाहिए, जहाँ पर अनवाइंडिंग नहीं होनी चाहिए, तो वो अनवाइंडिंग हो गई है, यानी कि पोजीशन शिफ्ट नीचे की तरफ हो गई है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई जो तेजी करने वाले लोग हैं वो अभी बैकफुट पे है। तो कॉल राइटर्स अभी एग्रेसिव हैं, और मैं खाली ऑप्शन चेन के डेटा से बात कर रहा हूँ। ये जो मैंने आपके साथ बात की, मैं अभी भी रेंज बाउंड ट्रेड ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और इसके अलावा अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में जो है डेटा अभी इतने एग्रेसिव नहीं होते जितने पहले थे। बैंक निफ्टी में ज़्यादातर दिन के ट्रेड मूव्स हैं, कॉल राइटिंग है ठीक ठीक है, लेकिन पुट राइटिंग भी है, तो हमें इससे ज़्यादा कुछ इंडिकेशन मिल नहीं रहा है बैंक निफ्टी के ऑप्शन से। हालांकि निफ्टी के ऑप्शन से काफ़ी आइडिया मिल रहा है। तो निफ्टी के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो निफ्टी में एग्रेसिवली जो है 17,200, 17,300 के आसपास मंदी करने वाले एग्रेसिवली बैठे हुए हैं, और 17,000 के अंदर जहां पर हमें एक बेस होना चाहिए था वहां आज पुट के अंदर अनवाइंडिंग हो गई है, तो वो भी एक थोड़ा नकारात्मक संकेत है। तो कुल मिलाकर आज का एनालिसिस मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।